अनीशा, आपको ये बीपीएससी टॉपर स्टॉक, जिसको सक्सेस स्पीक्स भी कहते हैं, उसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है आज दिन। थैंक यू सर। एंड आपको लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप रियली यू हैव डन एक्सेलेंट कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में 20 साल की उम्र में, जो मिनिमम एज है आपका डीएसपी के लिए, आप उसी में आपने पूरे बिहार में 18th रैंक ले लिया बीपीएससी 65th में। दैट इज वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये मेरा फॉर्च्यून था सर कि मैं चाणक्य फैमिली की पार्ट थी, और सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और इस वजह से शायद ये 18th रैंक मैंने हासिल किया। कि आपने चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना ब्रांच कब ज्वाइन किया? सर ग्रेजुएशन 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ, और उसके बाद मैंने पटना चाणक्य आईएएस एकेडमी में मैंने ज्वाइन। अच्छा, कौन से मंथ था? अप्रैल 2019 में मैंने ज्वाइन किया। नेशन के लिए भी बहुत प्राइड का मोमेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए तो है ही, कि आपने पहली अटेम्प्ट में 2019 में अपने अप्रैल में ज्वाइन किया और उसी साल आपने अक्टूबर में एग्जाम भी दे दिए, और आज अब मेरे सामने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरे बिहार में 18th रैंक लेके बैठी हुई हैं और आपका डीएसपी के लिए सिलेक्शन हो गया। दैट इज रियली सुपर। तो हम पूरे चाणक्य परिवार की ओर से, अकेडमी में की ओर से, मैं चाणक्य का हेड होने के नाते आपको स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये सफर जो है, थोड़ी सी हम डिटेल बात करते हैं आपकी एक सक्सेस स्टोरी, चूंकि आपसे बहुत लोगों को मोटिवेशन में मिलेगा कि आप इतनी यंग एज में, यंगेस्ट पॉसिबल एज, मुझे लगता है कि आपसे शायद ही कोई यंग एज में वहां गया होगा। नॉर्मली जो डीएसपी के लिए गए होंगे तो हो सकता है कुछ लोग हों, बट आपसे ऊपर मुझे नहीं लग रहा किसी और का रैंक इस एज में है, राइट? तो यस आप सर। थोड़े से अपने बारे में आप बताइए अनीसा, कि कहाँ से रहने वाली हैं और कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? सर मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ सर। 12th तक की पढ़ाई मेरी डीएवी पब्लिक स्कूल मुंगेर से हुई। हाँ। 2016 में मैंने 12th किया। फिर मैंने पटना विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया साइंस स्ट्रीम से, और मेरा ऑनर्स फिजिक्स था सर। 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने चाणक्य आईएएस एकेडमी ज्वाइन किया, पटना ब्रांच। और फिर सर मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू की। सर सारे टीचर्स जो थे चाणक्य आईएएस एकेडमी में सर, बहुत ही अच्छे गाइडेंस में मैं रही। और मैंने सर एग्जाम दिया अक्टूबर में, 2019 अक्टूबर में मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, और उसके बाद ही सर क्लियर हो गया था सर कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है सर। सर उसके बाद मैंने मेंस के लिए प्रैक्टिस किया। टीचर्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सर मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी, और जैसे टीचर्स बताते थे कि आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, सर मैंने वो सीखा चाणक्य में सर। टीचर्स ने वो बताया, और इसी दौरान मेरी मेंस की प्रैक्टिस होती रही सर। और सर मैंने नवंबर 2020 में फिर मैंने मेंस का एग्जाम दिया सर। और उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोग्राम में भी मैं चाणक्य के गाइडेंस के अंडर थी सर। और फिर उसके बाद फिर 10 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था सर, और फिर वो जब मैंने इंटरव्यू दिया सर, काफ़ी अच्छा रहा सर मेरा इंटरव्यू, क्योंकि जो जो खामियां थी सर वो मुझे मॉक इंटरव्यू के दौरान पता चल गई थी सर। तो मैंने उस पर काम किया, और काफ़ी अच्छा मेरा इंटरव्यू रहा था सर। अनीसा, सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि इतने यंग एज में आपने ये अचीव किया है। पढ़ाते हैं हम लोग, सेम सबको हैं, और सबके ऊपर भी हम लोग एक जैसे मेहनत करते हैं, लेकिन आपके जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली पूरे रिसोर्सेज को, या हमारे 28-29 साल की जो एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग में चाणक्य अकेडमी में, उसका सही उपयोग करते हैं। तो आपने सिर्फ अपने आप और परिवार को गौरवान्वित नहीं किया, हमारे लिए भी बहुत बड़ा है इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में आपने मेटिकुलसली टीचर्स का भी फायदा उठाया, लाइब्रेरी का भी उठाया, और साथ साथ में अपनी पूरी, और सबसे बड़ी अच्छी बात की आपने लगातार राइटिंग स्किल जो है आपने डेवलप किया है एट एवरी स्टेज। डेवलप किया सर। हाँ, सो दैट शोज यस वेरी वेल। तो यहाँ आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं, जरा थोड़ा फैमिली के बारे में भी बताइए। सर, मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी है, और एक बड़ा भाई है सर। पापा सिविल मुंगेर सिविल कोर्ट में लॉयर हैं, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है सर, और भाई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब तो बहुत इंस्पायर हो गया होगा भाई भी, कि चूंकि अब आपका भी हो गया है ना? तो इंस्पिरेशन हाँ का सर, होगा। वो इंस्पायर्ड है सर, और सर वो हमेशा से मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स रहा है सर। वो या मेरे फादर हमेशा से उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया सर, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ सर। मैं पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि परिवार का जो रोल है और अपने आसपास के लोग हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंस रहता है, और कैसे फादर, मदर और ब्रदर जैसे आपके साथ थे?
सर मेरे पापा हमेशा एक चीज कहा करते थे कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। वाह, बहुत तो अच्छा। सर उन्होंने हमेशा ये कह के मुझे बहुत मोटिवेट किया सर। सर मैं हमेशा चिंता में पड़ जाती थी कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मैं कैसा कर पाऊंगी, अच्छा कर पाऊंगी या नहीं। तो वो हमेशा मुझे ये बोल के हमेशा सपोर्ट करते थे। सर माँ ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सर। भाई ने भी बहुत सराहा, हमेशा सराहा है मुझे। तो ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है सर, कुछ अचीव करने के लिए ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है सर। आपके पिताजी, माता और भाई तीनों का नाम आप बताइए, क्या है? सर मेरे पापा का नाम अशोक कुमार सिंह है, माँ का बबीता सिन्हा और भाई का अनिमेष राणा। बहुत अच्छा। तो आपके पिताजी जो हैं, चूंकि मुंगेर के कोर्ट में लॉयर भी हैं, आपने कहा एक लीगल प्रोसेस प्रोफेशन से हैं, तो नेचुरली यस। कई बार ऐसा होता है कि जो लीगल प्रोफेशन में होता है उनके झुकाव जुडिशरी के लिए ज्यादा होगी। हो सकता है आपको उसके यस लिए भी कभी कहा होगा। लेकिन ये आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज कैसे आया कि मुझे बीपीएससी में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है? सर पापा लॉयर बनने से पहले वो बीपीएससी की तैयारी किया करते अच्छा, थे। खुद एस्पिरेंट थे, राइट। यस सर, वो इंटरव्यू तक गए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया सर 2 बार। तो वो चाहते थे ऐसा कि मैं इस फील्ड में जाऊं, तो उन्होंने कहा था कि तुम सिविल सर्विसेज की तरफ जाओ, तो मैं इसके बाद तैयारी करती थी तो देखिए ये इसके कितनी बड़ी ड्रीम आपने पूरी की, जो कुछ उनके ड्रीम अधूरी रह गई थी वो आपने लिए। अपनी मेहनत से पूरी कर दी। दैट इज ए वेरी यस। वेरी कमेंडेबल जॉब यू हैव डन, वेरी गुड। अनीसा, आप बिहार के रहने वाले हैं, जहाँ सिविल सर्विसेज को लेकर के चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, एक अलग ही जुनून होता है। जो बच्चे थोड़ा मेहनती हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं लाइफ में, राइट? तो आप यस क्या अपने सफर में आगे अपनी सिविल सर्विसेज में आईएएस आईपीएस की ओर भी जाना चाहेंगे इसके बाद? सर, मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ सर। ओके, तो अभी आप डीएसपी बन रही हो, लेकिन आप उसी में अपग्रेड होकर के चाहती हैं कि आईपीएस में चले जाएं। तो अगला यस सर। अटेम्प्ट जो भी लेने जा रही हैं आप यूपीएससी की, तो उसमें यूपीएस। नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा आपका जो यूपीएससी में लेंगी? सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी इसके बाद सर। दो और मैं 2022 वाला एग्जाम की? आईपीएस। यस, 2022 की 2022। एग्जाम दें। वेरी गुड। सर मैंने ये वाला भी प्रीलिम्स दिया है सर। अच्छा दिया, कैसा गया आपका? सर इस बार उतना अच्छा नहीं रह पाया सर, पर मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। मुझे और पूरी उम्मीद है कि आप जो है, आज हम एज ए बीपीएससी टॉपर्स के रूप में आपको इंटरव्यू ले रहे हैं और अगली बार आपको यूपीएससी के बीच में आईएएस टॉपर के रूप में भी लेंगे, होता है, पूरी उम्मीद है मुझे यस, आपसे, right? थैंक यू सर। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, अभी मान लो 12th के बाद ग्रेजुएशन में गए हैं, या आप लोग अभी प्रोसेस में लगने जा रहे हैं, जो पाली और पटना में रह के पटना अचानक स्कैटिक ब्रांच में पढ़ करके आपने वहीं से पूरा फायदा उठा करके काम किया, तो आप मुझे अब ये बताइए कि अनिशा, जो लोग सोच रहे हैं कि बीपीएससी में देना चाहिए, ग्रेजुएशन या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए आप अपने अनुभव से एक स्ट्रैटेजी बताइए कि कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, उनको क्या करना चाहिए? सर पहले तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि सर पहले हमें इमेजिन करना चाहिए सर कि हम कर सकते हैं या नहीं। सर वो सोच बहुत जरूरी होती है सर, आप वो सोच सकते हैं कि नहीं जो आप करना चाहते हैं। राइट, राइट। और सर यस सर। और उसके बाद सर सर मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी, तो सर मैंने सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा था सर। हम्म, और उसके बाद सर मैंने क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयर आ रहे थे। हम्म, तो पहले एनालिसिस बहुत जरूरी है सर, पहला स्टेप एनालिसिस का होता है। ठीक है। और सर यस उसके सर, बाद? उसके बाद पीटी के लिए सर मैंने चाणक्य के जो बता रहे थे सर, टीचर्स जो बता रहे थे सर, मैंने उसको फॉलो किया था सर। सर जैसे सर जो नोट्स, क्लास नोट्स होते थे सर, वो सेल्फ सफिशिएंट, और सर मुझे कहीं और किसी और सोर्स के लिए देखना ही नहीं पड़ा सर। चाणक्य के जो सर लोग या जो मैम लोग जो पढ़ा रही थी, वो बहुत खुद सेल्फ सफिशिएंट था सर। और पीटी के लिए कुछ बुक्स मैं बताना चाहूंगी सर, जैसे मॉडर्न के लिए सर राजीव अहिर की बुक आती है, राइट। स्पेक्ट्रम। यस सर। और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने क्लास नोट्स प्रेफर किया था, जो हमारे चाणक्य में जो पढ़ाया गया था मैंने उसे प्रेफर किया था। और बिहार स्पेशल बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सर, उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए वो बिहार स्पेशल पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है सर। तो मैं ये सब
रेफर करूंगी, जो एस्पिरेंट्स है या जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या जो अभी ग्रेजुएशन में। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपकी बात को थोड़ा फिर से लोगों को ध्यान दे रहा हूँ। आपने कहा कि सबसे पहले सिलेबस को समझिए, और मैं इसमें हमेशा एक बात को समझाता हूँ कि सिलेबस को सिर्फ डिजिटल फॉर्म में नहीं बल्कि आपने एक डायरी बना लीजिए, क्योंकि कोई बीपीएससी हो यूपीएससी सिलेबस को बहुत ही रिसर्च करके डिजाइन किया जाता है, और उसका एक एक वर्ड सिलेबस का मायने रखता है, क्योंकि दैट इज इन ए वे मेकिंग यू सिविल सर्वेंट। कि आप उसको पढ़ते पढ़ते पहले आप बन जाएंगे तब सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन के बाद नहीं, पहले आप बन गए, सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ एग्जामिनेशन के द्वारा। यस सर। तो सिलेबस को यस ध्यान से पढ़ना, उसके को अपना बेसिकली उसके अराउंड रहना, क्लोजली उसको देखते रहना कि हम सिलेबस के आसपास हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट में भटकने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ज्यादा। दूसरी चीज आपने ये बात कही वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, वो देखना बहुत जरूरी है लगातार। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो भी पढ़ाई है, जैसे आपने कोचिंग की चाणक्य पटना में, तो आपने उसको बहुत मेटिकुलसली यूज किया, और आपने यस। उन्हीं लिमिटेड बुक्स को यूज किया, स्टैंडर्ड बुक्स जो आवश्यक है। तो बहुत भटकने के कारण स्टूडेंट बिखर जाते हैं, उनका सिलेक्शन फिर कई साल का सफर के बाद भी नहीं हो पाता। तो ये सारे पॉइंट आपके बिहाफ पे मैंने ध्यान दिला स्टूडेंट को कि आप जो लोग वॉच कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप सिलेबस को थॉरोली देखिए, पिछले साल के 5 साल क्वेश्चन देखिए, और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग के अंदर में है या जो मेंटरिंग हो रही है उसको सीरियसली लीजिए, और उसके अराउंड आप अपनी गाइडेंस को लेकर के चलिए। I'm Ananya Singh and I secured All India Rank 51 in the UPSC Civil Services Exam 2019. I would like to thank the entire team at Chanakya for helping me in my interview preparation. Mock interview at Chanakya helped me a lot. The quality of questions was good. The panel was very esteemed and they guided me in the right direction. Questions was diverse. It helped me right from my optional, which was economics, to current affairs. So there was a diverse range which helped me prepare in the right direction. And so I would like to thank the team of Chanakya for that, and I would like to wish all the best to all the aspirants. न्यूज़पेपर में कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें न्यूज़पेपर के अंदर, क्योंकि एक न्यूज़पेपर है जो सबके लिए होता है, तो उसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए क्या रेलेवेंट है, ये आपने कैसे समझा, जो लोगों को जरा समझाइए। सर जैसे डे टू डे पॉलिटिकल न्यूज जो आती है सर, जैसे वो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। कुछ जो पॉलिटी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जो नई खोज होती है सर, जैसे अभी कुछ दिनों पहले सर रेनाती चोला एक इंस्क्रिप्शन मिला है सर। राइट। तो यस सर, तो वैसी अगर कुछ न्यूज है तो सर उसे पढ़ना, उसे नोट डाउन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सर कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सर थोड़े बायस्ड होते हैं सर, पॉलिटिकली बायस्ड रहते हैं, तो वो सारे आर्टिकल्स को छोड़ के सर जो बाकी जैसे कुछ स्कीम से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आते हैं सर, या कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स रहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी चाहिए सर। हाँ, अब आपकी बात को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आप कहना चाह रही हैं कि न्यूज़पेपर तो हम लोगों के लिए भी है, बहुत सारी चीज उसमें छपती हैं, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चूंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जा रही हैं, तो आपको कहाँ फोकस करना है, उसके लिए जो सबसे बड़ा गाइडलाइन है, जो आपने पहली बात कही, वो कही कि भाई सिलेबस को आप ध्यान से पढ़िए। तो सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, साइंस टेक है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, वो ऑलरेडी वहां चीजें डिमार्केटेड हैं, क्लासिक बहुत ही अच्छी स्पेसिफाइड है। न्यूज़पेपर में भी करंट उनसे रिलेटेड जो न्यूज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए जो नॉर्मल डेली के कुछ घटनाएं नॉर्मल है, पॉलिटिकल न्यूज है, उसका कोई मायने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहता ज्यादा एग्जाम को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और एक पहले तो एक न्यूज़पेपर को जनरल एज ए रीडर पढ़ना चाहिए कि आपने स्कैन कर लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 1 घंटा आप न्यूज़पेपर में रोज लगाते हैं तो काफी है। 15 मिनट एज ए जनरल रीडर पढ़िए, जो उसमें से आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा न्यूज आपके सिलेबस से मैच करता हुआ इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक में क्या है, इकोनॉमी में क्या है, पॉलिटी में क्या है, आर्ट एंड कल्चर में क्या है, उसको मार्क कर लीजिए, फिर उसको आप ध्यान से एक एक कर करके पढ़ लीजिए। क्या न्यूज़पेपर से आपने कुछ नोट्स बनाने की भी आदत डाली थी क्या अनीशा? यस सर, मैं डेली नोट्स बनाती थी सर न्यूज़पेपर का। डेली किस तरह का नोट्स बनाती थी आप? बहुत डिटेल तो बनाती नहीं होंगे, कुछ पॉइंट्स वगैरह ही नोट करते होंगे आप? हाँ
सर मैं सारे टॉपिक को डिवाइड कर लेती थी सर, हिस्ट्री से क्या न्यूज़ है सर, साइंस टेक्स्ट से क्या न्यूज़ है, और सर मैं एक पॉइंट वाइज सबको नोट डाउन कर लेती थी सर। अच्छा, तो ताकि वो मेमोरी में रहे। एक जो है ना, रहे। कुछ पढ़ने के स्टूडेंट को एक बड़ा टेंशन रहता है कि पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, थोड़े दिन का इतना सारा पढ़ते हैं, तो कैसे चीजों को याद रखें, उसके बारे में आपकी क्या अनुभव है जो बताना चाहेंगे? सर याद रखने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है वेरी सर, क्योंकि गुड। जो चीजें हम आज पढ़ते हैं सर, वो उसका हमें 20% ही याद रह पाता है सर। अगर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो सर वो हमें याद नहीं होगा सर, और इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है सर। तो हर दस रिवीजन दिन में सर। 10 दिन में, आपका कहना है कि 1 वीक और 10 डेज में एक रिवीजन की हैबिट होनी चाहिए, जो रिवीजन। पढ़ते जा रहे हैं बीच बीच में उसको देखते भी चले जाएं कि क्या पढ़ रहे हैं। राइट, रिवीजन का। यस। टाइम मैनेजमेंट अनीसा एक बहुत ही क्रुशियल चीज है। कई बार लोगों को ये मिथ होता है कि बहुत 12 घंटे 15 घंटे पढ़ेंगे तभी हम सिलेक्शन होगा आईएएस में हो या बीपीएससी में। आपका इस बारे में क्या अनुभव, कितने घंटे का स्टडी जो है आपका कंसिस्टेंट था? क्योंकि अपने पहले अटेम्प्ट में ही कोचिंग भी ली और आपने कर कर पहले अटेम्प्ट में अभी इस रैंक पे पहुंच गई हैं, तो नेचुरली हाँ। कैसे पढ़ाई किया आपने? सर मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, जिसमें कि सर 6 घंटे में चाणक्य आईएएस अकेडमी में ही रहती थी सर। कोचिंग के अंदर ही थी? यस सर। और 4 घंटे की पढ़ाई सर मेरी घर पे होती थी सर। आप ये कहना चाहते हैं कि 6 घंटे की पढ़ाई थॉरली आपने तो कोचिंग में ही कंप्लीट कर लिया, और उसको यस। फिर आगे अपग्रेड करना या रिवाइज करने के लिए आपने 4 घंटे घर पे लगाया। तो घर एवरेज पे 10 आवर्स रहे। की स्टडी आपकी कंसिस्टेंट थी, राइट? यस सर, 10 आवर्स। हाँ, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा नहीं कम और कभी ज्यादा, राइट? आपके डेली रूटीन में क्या था? जैसे आपके दिन, जिसको कहते हैं दिनचर्या, 24 घंटे के रूटीन में आप बहुत ही शानदार टॉप रैंक लेके आप बैठी हुई हैं। आप बताइए कि दिनचर्या में थोड़ा बताना शेयर चाहेंगे, कैसे आप रूटीन अपनी सेट करती थी? सर मैं 7 बजे जग जाती थी सर, और मेरी क्लासेस सर 9:30 बजे से होती थी सर। और मैं 2 क्लासेस, मैंने सर 2 क्लासेस एक साथ की है सर चाणक्य में, इस वजह से मैं 6 घंटे चाणक्य में ही रहती थी। सर 10 बजे से लेके शाम में 3 बजे तक मैं वहाँ रहती थी चाणक्य आईएएस अकेडमी में। हम्म। और सर 2 घंटे मैं लाइब्रेरी में रहती थी सर। वो अचानक और है कि फिर लाइब्रेरी वहीं बैठती है आपके? यस सर, यस सर, मैंने चाणक्य की ही लाइब्रेरी में सर मैंने 2 घंटे जो सर वो पढ़ाया जाता सर था सर, मैं वो 2 घंटे उसमें मैं वो रिवाइज कर लेती थी सर। और उसके बाद सर मैं शाम में 5 बजे के अराउंड सर मैं हॉस्टल पहुंचती थी सर। सर उसके बाद कुछ देर आराम के बाद सर मैं 10 बजे तक कुछ कुछ पढ़ाई करके मैं 10 बजे तक मैं सोने चली जाती थी सर, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा जरूरी होता है सर। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है सर, क्योंकि वो रिटेन करने के लिए जो सारी चीजें मैंने दिन भर पढ़ी है, वो 8 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत जरूरी थी तो सर। हाँ, एक प्रोसेसिंग हो जाती है ना माइंड के, एक प्रोसेस करने के लिए भी तो जी। टाइम चाहिए, ताकि आप, बहुत सारे स्टूडेंट से गलती होती है कि नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। 24 घंटे यस। में आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए लगा सकते हैं, फिर भी आपके पास 10 घंटे या 14 घंटे हैं। 14 घंटे में 8 घंटे की नींद भी पूरी कर सकते हैं, और 6 घंटे यस। में आप नॉर्मल लाइफ में भी, नॉर्मल रूटीन है, हॉबी है, अदर चीजें हैं, थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकली जो सही सोशलाइजेशन हो सकता है वो भी कर सकते हैं, बट बीइंग कॉन्शियस। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी वेरी क्रूशियल, एंड तो कंसिस्टेंसी सर। एंड प्रिपरेशन के दौरान में, राइट? आपका एक्सपोजर पढ़ाई के दौरान क्या एनसीईआरटी बुक से भी रहा? यस सर, मैंने चाणक्य आईएएस अकेडमी में जो पढ़ाई हो रही थी सर, उसी दौरान मैंने एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ी थी सर। और साथ साथ तो कोई? मैंने, यस सर, 6 से 12 तक की मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है सर, और इकोनॉमिक्स पढ़ी सर, और सारी बुक्स मैंने पढ़ी सर। ऑल्दो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं थी एनसीईआरटी से, क्योंकि वो एम लक्ष्मीकांत में वो कवर हो जा रही थी। राइट, राइट। यस। इसमें अनीसा एक मैटर दिमाग में आता है लोगों को, क्योंकि आपने तो एक मेटिकुलस अप्रोच लिया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, चाणक्य की कोचिंग में आ गई, बट बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि पहले हम पढ़ाई थोड़ा कर लें फिर कोचिंग में जाएं, तैयारी करें। तो आपको लगता है इससे कोई फायदा होता है, या आपने किया वो टेक्निक बहुत सही है? सर मुझे तो, मेरे लिए यही चीज वर्कआउट की है सर, तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें पढ़ाई करिए और फोकस्ड रहिए सर, मैं ये कहना चाहूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग ज्वाइन करके भी अच्छा रैंक नहीं ला पाते, या उनका क्लियर नहीं हो पाता सर। इसमें फोकस बहुत जरूरी है सर। सीरियसली नहीं लेते उस कंसंट्रेट। चीज को, लगता है कि डेली खाली क्लास में, ये कॉलेज वाले स्टाइल में आप क्लास गए, कॉपी खिलाते हुए और चले आए, तो उससे बात नहीं बनेगी। यहाँ आपको तो जा करके सीरियसली
क्लास के पेस से, जैसे आपने किया कि क्लास के पेस के साथ आपने वही लाइब्रेरी में बैठ के खत्म कर लिए एकेडमी के अंदर ही, यस सर। उसके बाद आप साथ साथ अपने घर में जाके आपने उसकी पढ़ाई की जाए। अब यस सर। अनिशा, कुछ प्रीलिम्स के लिए जो है ना स्पेशली कुछ कुछ टिप्स दीजिए आपकी, जो प्रीलिम्स पे ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आपकी जो पढ़ाई चाणक्य हुई, प्री मेन सब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया, बट कुछ खास यस सर। बातें जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कैंडिडेट को, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था सर चाणक्य IAS अकेडमी, और उसके बाद सर मेरा अक्टूबर में एग्जाम था और जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आया था सर 65 PPSC का। तो सर मेरे पास 3-4 महीने का टाइम था, तो सर मैंने सारे सब्जेक्ट को डे में डिवाइड कर लिया था सर। डे वाइज मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और उसी हिसाब से सर मैंने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज किया था सर। तो मैं ये कहूँगी कि सर एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, और साथ में टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी भी बहुत बहुत जरूरी है। क्रूशियल, ये सर क्रूशियल है सर। तो जो आप जो फॉलो कर रहे हैं किसी भी कोचिंग में है सर, उस चीज को फॉलो करते रहिए, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करिए। और सेल्फ स्टडी भी सर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है सर, तो वो हमेशा करते रहिए, क्योंकि जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन वो अगर सेल्फ स्टडी अगर नहीं रहेगी तो सर वो चीजें काम नहीं आएंगी सर बाद में। तो सर मैं ये बोलूंगी कि लोग अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उसको फॉलो करें, हर सब्जेक्ट को डे में डिवाइड कर लें, उसको कंप्लीट करने का एक टारगेट सेट करें, हर दिन का एक टारगेट लें। और उसके बाद सर मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है सर कि आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। राइट। आप यस सर। तो मैंने सर चाणक्य का PT का मॉक्स दिया था सर, और सर उसमें मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। जैसे सर मेरी रैंक पहले 28 हुआ करती थी, 29 हुआ करती थी सर, उसके बाद सर मैं टॉप 5 में आने लगी थी लास्ट तक, क्योंकि अच्छा। मुझे पता चलने लगा था कि मेरे लिए क्या चीजें मतलब अभी क्या लैग कर रहा है और क्या जरूरी है पढ़ना। तो उसमें सर मुझे बहुत हेल्प मिला सर, और शायद इसी वजह से सर प्रीलिम्स में मेरा अच्छा स्कोर भी रहा था सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। इसमें एक एक कुछ एग्जामिनेशन स्किल की बात भी होती है, जैसे आपने सारा प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन स्टूडेंट जो है कई बार एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के नर्वस हो जाती है, गलती कर डालते हैं। तो यस सर। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मुझे लगता है सारे एस्पिरेंट्स को एक चीज मतलब हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम काम होके एग्जाम देंगे तो हमारा एग्जाम अच्छा होगा, लेकिन अगर हम लोग मतलब थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं या फिर ऐसा मतलब कुछ फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होने वाला है सर। वो किसी और का नुकसान नहीं करेगा, हमारा ही नुकसान करेगा सर। तो हमेशा ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि या तो रिजल्ट आएगा या तो नहीं आएगा, दो ही चीज हो सकती है सर। और हमने मेहनत किया है तो आज नहीं तो सर कल ये चीजें हमारे काम ही आएंगी सर, कि जो हमारा मेहनत है कभी ना कभी उसका फल मिलेगा सर। तो ये चीज हमेशा याद मतलब रहनी चाहिए सर, दिमाग में रहनी चाहिए सर ये हमेशा, और इसी अप्रोच से सर एग्जाम देना चाहिए सर। बहुत ही अच्छी। वहाँ है कि आप कि जितना कूल और बैलेंस भी रखेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे। अब अनिशा, थोड़ा मेंस की चर्चा करते हैं, और मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आपने जो है ग्रेजुएशन किया फिजिक्स में और आपने सिलेक्शन किया सब्जेक्ट हिस्ट्री का, कुछ खास वजह उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर हिस्ट्री हमेशा से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा था सर, और सर 12th के बाद मेरे फ्रेंड्स फिजिक्स ले रहे थे और पेरेंट्स ने भी यही सजेस्ट किया था कि साइंस स्ट्रीम ले लो। तो सर उस टाइम मैंने ले लिया था सर, फिजिक्स ऑप्ट कर लिया था। पर सर जब मैंने तैयारी शुरू की थी सर, तो मैंने सबसे पहले हिस्ट्री ही पढ़ा था सर, अच्छा। और मुझे लगा था कि इससे GS पोर्शन भी कवर हो जा रहा है। तो सर और फिजिक्स में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी सर, मैंने सिलेबस देखा था, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीजें लगी कि जो मैं मतलब इसमें अभी कुछ मतलब मैं नहीं अच्छे से कर पाऊंगी इसको कवर। तो सर मैंने हिस्ट्री ले लिया था सर उस वक्त। तो ये जो क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपके डिस्कशन से जो निकल के आ रहा है, और मैं नॉर्मली सारे टॉपर से जो बात करता हूँ उसके आधार पर हम ऑडियंस को बता दें कि क्रक्स ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन वैसे ही है जैसे कि आप थोड़े समय के लिए जैसे उसको इस तरह ट्रीट करें कि जैसे आप कल अपने लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं, क्योंकि इसके साथ यस। इंटरेस्ट होना, कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है। यदि आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में
रहा है और उसमें आपको जेन्युइन इंटरेस्ट भी है, तो आप उसको रख सकते हैं। नहीं तो झिझकने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो 12th के मार्क्स के आधार पर, एडमिशन के आधार पर मिलता है। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट नहीं, जिससे आपने बहुत ही ईमानदारी से बताया कि फिजिक्स में आपके बहुत सारे टॉपिक्स की क्लैरिटी नहीं थी और आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो आपने उसमें अच्छा कर लिया, राइट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए फिजिक्स का बैकग्राउंड है, इंटरेस्ट है, तो हिस्ट्री, हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे तैयार किया हिस्ट्री को। सर मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी सर, मैंने नई वाली भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी है और सर पुरानी वाली भी। और सर फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स कुछ खरीदी थी सर, जैसे राजे वहेर की स्पेक्ट्रम की मॉडर्न की बुक आती है सर, और फिर बिपिन चंद्रा की बुक आती है सर मॉडर्न के लिए, तो ये सारी बुक्स मैंने खरीदी थी सर। सोर्स मैंने लिमिटेड रखा था सर, और चाणक्य के वो टीचर है सर पटना ब्रांच में, सर उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया सर मुझे, और आंसर राइटिंग में भी उन्होंने बहुत हेल्प की। और सर मैं उनके इसके लिए सर मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ सर, अगर मतलब उनके गाइडेंस से सर मेरा सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया है। कहने की चाहती है कि मतलब का ऑप्शनल का जो तैयारी वो चाणक्य में आपको टीचर अच्छे मिल गए और वो अपने आपको, आपके रास्ते को थोड़ा उन्होंने आसान बना दिया कि लिमिटेड बुक से पढ़ करके कर रहे हैं। फिर इस बीच में रुक करके फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और थैंक्स करना चाहूंगा कि अंडर माय लीडरशिप, इसका मतलब चाणक्य पटना ब्रांच डॉक्टर कृष्णा सिंह वहाँ हेड कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। यस सर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया सर, कृष्णा सर ने हमेशा बहुत मोटिवेट किया सर, इंटरव्यू प्रोग्राम के दौरान भी सर उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। नहीं खैर, उनके लीडरशिप में चाणक्य जो है पटना में काफी अच्छा कर रहा है, मुझे गर्व है इस बात का कि पटना सेंटर को हेड कर रहे हूँ, पूरे एक बहुत शानदार रिजल्ट बना रहे हैं। यहाँ जो मेंस में जैसे आपने हिस्ट्री की बात कर दी, अब प्री और मेंस दोनों के थोड़ा नेचर में डिफरेंस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और सब्जेक्टिव टाइप, तो थोड़ा आप अपने फ्यूचर एस्पायरेंट्स को बताइए कि मेंस में किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। अगर मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो सर GS1 में एक सेक्शन होता है DI का सर, अगर DI में अगर वो 72 मार्क्स सिक्योर हो जाता है तो सर आपका GS1 में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है सर। और हिस्ट्री के लिए सर जो टॉपिक्स है वो बहुत लिमिटेड है सर, और उसमें आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक रहता है सर, जिसमें कि हाँ यस सर, तो वो जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक रहता है अगर वो कोई अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो वो एक क्वेश्चन उसका सिक्योर हो जाता है सर, क्योंकि एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से वो उसमें रहता ही है। और सर फेमस पर्सनालिटीज जो बिहार से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी मेंस के लिए पढ़ना चाहिए सर, और करंट अफेयर्स के तो न्यूज़पेपर सर डेली फॉलो करना चाहिए सर, डेली ही अभी से ही सारे लोग अगर फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर तो सर ये बहुत अच्छी बात है, ये आगे जाके उनको बहुत हेल्प करेगा। और GS2 के लिए सर पॉलिटी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए सर, क्योंकि पॉलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सर। और साइंस एंड टेक तो द हिंदू से कवर हो जाता है सर, और सर पॉलिटी और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये दोनों पे भी अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है सर, 11th-12th की NCERT इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सर, वो पढ़ना चाहिए सर। अनीसा ये बताइए कि जो राइटिंग स्किल है उसका कितना महत्व है और कैसे ये राइटिंग स्किल डेवलप हो सकती है मेंस के लिए। सर जैसे मैंने सबसे पहला आंसर लिखा था सर, तो वो बहुत काफ़ी, अब जब मैं पढ़ती हूँ तो देख के लगता है कि सर मैंने ये क्या लिखा था, इसमें तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो सर वो चीज़ धीरे-धीरे डेवलप होती है, वो धीरे-धीरे इवॉल्व होती है सर। तो सर पहले मैं बस लिखती थी सर, उसमें डायग्राम्स वगैरह, मैप्स वगैरह नहीं होते थे। तो जब मैंने टीचर्स को दिखाया अपना आंसर तो उन्होंने बताया कि तुम कुछ मैप्स ऐड करो, इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, टाइमलाइन के थ्रू उसको दिखाओ तो तुम्हारा आंसर बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन करो, ताकि टीचर्स जो चेक करते हैं सर वो देखते हैं कि मतलब इसमें कुछ इनोवेटिव है या नहीं, तो वो इनोवेटिव चीज़ें अगर उसमें दी हुई रहती हैं सर तो वो लोग उन लोग उसमें अच्छी मार्किंग करते हैं सर। तो सर मैंने आंसर राइटिंग के लिए सर डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, मैप्स ये सब की प्रैक्टिस की थी सर, और इसी वजह से ये स्किल अच्छी हो गई सर मेरी राइटिंग स्किल। आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है बिकॉज ऑफ फ्लो चार्ट, डायग्राम,
इंजीनियर तो डायग्राम्स काफी इंटरेस्टिंग विजिबल हो गया और कम शब्दों में आप एग्जामिनर को बता पाए सबको सारी बता बातें। पाए। यस सर। अनिशा, एक सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में, चाहे बीपीएससी आईएएस में, इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं या बहुत नीचे जा सकते हैं, राइट? आपने एक ही इंटरव्यू दिया और एक ही में आप क्वालिफाई करके हमारे साथ बैठी हैं टॉप रैंक के साथ। तो बीपीएससी के इंटरव्यू का में बताइए कि आपका अनुभव क्या है, उसमें क्या देखना चाहते हैं और आपने तैयारी कैसे की इसकी? सर इंटरव्यू के लिए सबसे जो बड़ी चीज होती है सर, वो कि सर वो आपका पर्सनालिटी जो है वो कैसा है सर, या आप सर नेचुरल होना सबसे बड़ी चीज होती है सर। आप कुछ बना के जाएंगे तो उन लोगों को पता चल जाता है, अगर लेकिन आप नेचुरल हैं तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं सर। जैसे कि मेरी हॉबीज के बारे में उन्होंने पूछा इंटरव्यू के दौरान, तो मेरी हॉबीज बहुत नेचुरल थी सर, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा बना के मैं बोल रही हूँ या कुछ। तो वो लोग इस बात से बहुत इम्प्रेस थे सर। और ये चाणक्य आईएएस एकेडमी के का जो इंटरव्यू प्रोग्राम था सर मैंने ये चीज वहां डेवलप की थी सर। कौशलेंद्र कुमार, मैं 64वीं बीपीएससी में 91st रैंक के साथ चयनित हुआ हूँ। मैं चाणक्य आईएएस के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि उनका जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसकी दो सबसे बड़ी खासियत है, एक टाइम मैनेजमेंट और एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक। अक्सर क्या होता है कि आप मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको घंटों वेट करना पड़ता है, आपको पहले बुला लिया जाता है, आपका टाइम किल होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इतना स्पेसिफिक है चाणक्य आईएएस का। मुझे याद है कि मैंने 3 मॉक दिया है और तीनों मॉक के लिए मुझे 5 मिनट से ज्यादा वेट किसी भी मॉक के लिए नहीं करना पड़ा। मैं टाइम पे जाता था, मॉक देता था, मॉक के बाद मैं इंटरव्यू से फीडबैक लेता था और आता था। फीडबैक की कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में इससे आपको बता सकता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में आपका बैकग्राउंड, आपकी जॉब और आपका ऑप्शनल जो बीपीएससी का रिक्वायरमेंट है, इसके तहत वो एक एक टॉपिक पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक देते हैं कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, किस टॉपिक को आपको तैयार करना है। और उनका इंटरव्यू बोर्ड का जो सेटअप है वो काफी रियल फीलिंग देता है। खासकर जो उनके चेयरमैन सर थे शुभेंदु सर, उनका मैं नाम विशेष तौर पे लेना चाहूंगा, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक फीडबैक, उतना प्रिकॉशन के साथ सब कुछ देखना, मुझे नहीं लगता कि हर जगह पे आपको ऐसा मिलेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम आपको चाहिए बीपीएससी के लिए तो प्लीज एक बार जरूर आप चाणक्य आईएएस का रुख करेंगे। थैंक यू। आप इंटरव्यू का अनुभव कर बताइए, जो बीपीएससी में आपके चेयरमैन कौन थे और उसको इंटरव्यू के अंदर किस तरह से शुरुआत हुई और क्या सिचुएशन रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मेरा इंटरव्यू सर दीप्ति मैम के पैनल में था सर, और मेरी चेयरपर्सन दीप्ति मैम थी। और सर मेरा जो इंटरव्यू था सर वो हॉबीज से ही शुरू हुआ था। आप हॉबीज बताइए, तो सर मैंने बताया था सर कि मैं कविताएं लिखती हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है और मूवीज देखना पसंद है सर मुझे। तो उन्होंने फिर मूवीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, फिर 1-2 राइटर के बारे में क्वेश्चंस पूछा उन्होंने। तो सर ये जो मेरी हॉबीज थी सर ये बहुत काम आ गई सर वहाँ पे, और ज्यादा क्वेश्चंस मेरे हॉबीज से ही रिलेटेड थे सर। और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे सर, और कुछ बिहार के बारे में कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चंस थे सर। तो वो सारी चीजें सर। कहीं ऐसा सिचुएशन आया जहां लग रहा है कि मैं अब थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, या कोई स्ट्रेसफुल इंटरव्यू, ऐसा भी सिचुएशन कहीं आया आपको? नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं रहा सर, क्योंकि वो मॉक इंटरव्यू के दौरान वो चीजें मतलब सर। और सर मैंने इसे आखिरी बैटल की तरह ट्रीट किया था सर, ये मेरा आखिरी बैटल है और मुझे इसे जीतना है सर। तो वो नर्वसनेस मुझे कहीं फील नहीं हुई सर। वो 10-15 सेकंड की जो नर्वसनेस थी वो वही थी सर, स्टार्टिंग की नर्वसनेस। और उसके बाद सर कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं नर्वसनेस फील हो रहा है या बहुत डर गई हूँ, ऐसा फील नहीं। ये शायद आपने ऑलरेडी मॉक इंटरव्यू में काफी प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो ये सारे फियर आपके निकल गए होंगे, राइट विपिन? यस सर। अनिशा, ये बताओ कि एक जो ना बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में रहता है, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, क्योंकि बेशक आप देखिए अटेम्प्ट लिया, लेकिन पूरा प्रोसेस करते करते आपने 19 में एग्जाम दिया, 21 तक आप वेटिंग में थे, मेंस डिले हो गया, फिर एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपना अनुभव से? सर ये काफी लंबा जर्नी था सर, 2 साल का ये पूरा जर्नी था सर।
और इस दौरान सर कभी-कभी ऐसा भी लगा कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा। तो सर जब वो मोटिवेशन रहता है सर, जब अंदर से जब आप प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, जब आप इस चीज़ को इमेजिन करना शुरू करते हैं कि आप भी एक दिन ऑफिसर बनने वाले हैं, तो सर वो मोटिवेशन का सोर्स होता है सर। या और भी मोटिवेशन का सोर्स होता है सर, जैसे कि आप अपने टीचर्स को प्राउड करना चाहते हैं, अपने फैमिली को प्राउड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर ये हमेशा मोटिवेट करती रही सर। फ्रेंड्स ने भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया सर। चाणक्य आईएएस अकेडमी में सर मेरा 2-3 लोगों का एक ग्रुप था सर। उसमें जो फ्रेंड्स थे सर उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया सर। और सर ये जो चीज़ है सर कि कुछ करना है, कुछ बनना है, लोगों को लोगों के लिए कुछ करना है सर। सर ये मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए सर। ये जो चीज़ें होती है सर ये हमेशा मोटिवेट करती रहती है सर, और ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ये उसको अवॉइड करने में हेल्प करती है सर। और सर दूसरी चीज़ है कि आपकी जो हॉबीज़ होती है वो आपको रिक्रिएशन में हेल्प करती है सर। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं पढ़ के, तो सर मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविताएँ हमेशा पढ़ा करती थी सर। रश्मि रथी मैंने पढ़ी है सर। तो वो चीज़ हमेशा वो एक मोटिवेशन का सोर्स था सर। रश्मि रथी हमेशा से एक, जो मैं बहुत थक जाती थी पढ़ाई करते-करते, तो मैं तृतीय सर्ग खोलती थी सर, और उसमें 1-2 लाइन है सर जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करती है सर। जैसे सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। सर ये लाइन सर, और फिर अ, सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है, सूरमा एक पल ना विचलित होते, एक पल भी ना धीरज खोते। सर ये सारी लाइन्स हैं। बहुत बढ़िया। आपने अपने को मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों की चीजें और ये इतनी बड़ी अच्छी कविता आपने दिनकर जी की इतनी पावरफुल कविता का पाठ भी किया। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली देखिए मोटिवेशन का तो सोर्स खुद को बनाना पड़ता है। और क्यों का यदि आपके आंसर है कि संघर्ष क्यों कर रहे हैं, तो आप उसको संघर्ष को एंजॉय करने लग जाते हैं, राइट? अभी आप यस, काफी कम उम्र में हैं, कॉलेज से आप निकली ही थी, 20 साल की उम्र में आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दिया, आज आप टॉपर रैंक पे देखिए बैठी हुई हैं। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे कॉलेज के, स्कूल के, वो लोग भी आपको इन्फ्लुएंस करते होंगे, चलो हम थोड़ा घूमने चलते हैं, चलो हम मिलते हैं, क्यों इतना टाइम लगा करके इतना अपने समय इस चीज में व्यतीत कर रहे हो, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। ऐसा भी कुछ सिचुएशन आता था दोस्तों के बीच में? जी सर, मैं 2 साल से सर मैं अपने दोस्तों से नहीं मिली हूँ सर। हम्म। तो वो चीज़ वो लोग हमेशा कॉल करते थे कि आओ हम लोग मिलते हैं, घूमने चलते हैं, पार्टी करते हैं। तो सर मैं हमेशा यही कह देती थी सर कि अभी नहीं हो पाएगा, या मैं उन्हें टाल देती थी या फ़ोन नहीं उठाती थी। तो लेकिन सर आज वही दोस्त लोग मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो सर वो जो 2 साल का जो पीरियड था सर, उसमें जो मैंने जो कुछ सैक्रिफाइस किया या मैंने वो जो चीज़ें छोड़ दी, तो वो चीज़ें सर मुझे हेल्प की सर पढ़ने के लिए सर, और मैं ये इस रैंक पे हूँ। मैं अगेन आपके बिहाफ पे जो आपने अपनी क्वालिटी बताई, हम फ्यूचर एस्पायरेंट्स को जो आपको वॉच करें उनको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन का 1-2 साल यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, यदि इस तरह की चीजें डेविएशन डाइवर्सन जो माइंड में आता है उसको कंट्रोल कर सके, और अपने दोस्तों के इस तरह के फ्रेंड के आकर्षण जो आपके टाइम वेस्टर्स के रूप में आते हैं इसको यदि बचा सकें, तो अपने जीवन में आपको एक नया स्टेज मिलने जा रहा है जिसके लिए सबकी अपनी एक ड्रीम होती है। आज वही दोस्त देखिए जो कभी आपको क्रिटिसाइज करते होंगे या नाराज हो रहे होंगे, आज वही आपके साथ हो गए होंगे और सबसे ज्यादा पहले अप्रिशिएट करते होंगे। शायद वो भी आपसे इंस्पायर्ड होकर अब यस आगे इस लाइन में बढ़ने की कोशिश करेंगे। वेरी वेल डन अनिशा, वेरी वेल डन। यस सर। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू टू बी दैट यू हैव बीन एसोसिएटेड विद चाणक्य। और आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपका इंटरव्यू है उससे लोग कनेक्ट कर पाएंगे, और जो लोग 12th करने के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए बड़ा इंस्पिरेशन होगा कि हम पहले अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा रैंक ले सकते हैं और हमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे जस्ट नीड राइट गाइडेंस एंड राइट एंड सिंसियर एफर्ट्स फॉर दैट, राइट? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू फॉर ए ग्रैंड करियर इन सिविल एज ए इंडियन बिहार पुलिस सर्विसेज, एंड एट द सेम टाइम आपकी वो भी मंजिल जो इंडियन पुलिस सर्विस में जाने की वो भी जल्दी पूरी हो, राइट? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.